Hello, this is Mustafa. You're watching my YouTube channel M.English Zone. तो आज जो हम लोग नोवेल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हार्ट ऑफ डार्कनेस, जिसे लिखा गया था एक इंग्लिश नॉवलिस्ट जोसेफ कॉनराड के द्वारा। तो इस नोवेल को फर्स्टली ईयर 1899 में पब्लिश किया गया था और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। यानी ये जो नोवेल है वो जोसेफ कॉनराड के रियल लाइफ इंसिडेंट से डील करता है। यानी जब जोसेफ कॉनराड ईयर 1890 में सेंट्रल अफ्रीका गए हुए थे, तब उन्होंने कॉन्गो नाम के एक अफ्रीकन कंट्री में उन्होंने इस जर्नी को कवर किया था। और उनके इसी जर्नी से इंस्पायर होकर उन्होंने एक डायरी लिखा था, जिसे बाद में इस नोवेला हार्ट ऑफ डार्कनेस में कन्वर्ट कर दिया गया था। और बात कर ले इसके जॉनर की, तो ये एक नोवेला है। यानी ये एक शॉर्ट नोवेल है जो कि शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा बड़ा होता है और नोवेल से थोड़ा छोटा। और ये बेसिकली कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म और यूरोपियन पावर्स के हिपोक्रेसी और क्रुएल्टी के थीम से डील करता है। तो इसके स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसकी स्टोरी में हमें दो ही मेन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला है मार्लो, जो कि इस स्टोरी का नैरेटर है और जो हमें इस पूरी स्टोरी को नैरेट करके सुनाने वाले हैं। और दूसरा है कर्ट्स का कैरेक्टर, जिनके कैरेक्टर पर ही हमारी पूरी ये जो स्टोरी है वो बेस्ड है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा ये टॉपिक है हार्ट ऑफ डार्कनेस, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि थेम्स रिवर, जो कि इंग्लैंड में है, उस रिवर में एक इंग्लिश शिप या जहाज रुका हुआ होता है। तो उस शिप में कई लोग सवार होते हैं और वो लोग वहाँ पर बैठकर ये इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब हवा की रफ्तार थोड़ी तेज़ हो या कब हवा थोड़ी पिकअप ले और कब वो लोग अपनी रुकी हुई जर्नी को दोबारा से शुरू कर सके। तो शाम का समय होता है और सूरज जो है वो भी ढलने लगता है। तो तभी वहाँ पर उस शिप में एक मार्लो नाम का एक व्यक्ति होता है, जो कि वहाँ पर सभी लोगों को अपने पास्ट लाइफ के बारे में या अपने जवानी के दिनों की एक स्टोरी सुनाने लगता है। और मार्लो के इसी स्टोरी पर हमारी पूरी प्लॉट बेस्ड है। तो मार्लो उन्हें बताते हैं कि जब वो काफ़ी यंग थे तो उन्हें नए नए जगहों पर ट्रैवल करना और उन्हें एक्सप्लोर करने का काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ करता था। और जब भी वो कभी मैप या नक्शे में जो डार्क रीजन होता है वो उन्हें दिखा करते, तो वो भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा फैंटिसाइज या अट्रैक्ट करते। तो इसीलिए उन्होंने उस समय ये डिसाइड किया कि भले ही वो ज़िंदगी में कुछ बने या ना बने, पर वो एक स्टीम शिप के कैप्टन या पायलट ज़रूर बनना चाहते हैं। और तब उन्होंने अपनी एक वेल कनेक्टेड आंट की मदद से उन्होंने एक स्टीम शिप के कैप्टन या पायलट की जॉब को सिक्योर कर लिया। यानी मार्लो की जो आंट थी, उनका एक बेल्जियन कंपनी से काफ़ी अच्छा कनेक्शन था, जो कि आइवरी यानी हाथी के दांत का व्यापार किया करते थे अफ्रीका में। तो उसी कंपनी के एक सी फेयरिंग और एक्सप्लोरेशन डिपार्टमेंट से बात करके उन्होंने मार्लो की एज अ कैप्टन के तौर पे जॉब लगवा दी। तो मार्लो फिर लंदन से ट्रैवल करके वो एक अननेम बेल्जियन सिटी में पहुंचते हैं, जहां पर वो अपना इंटरव्यू और मेडिकल एग्ज़ाम देने के बाद और उसे पास करने के बाद उन्हें वहां से एक शिप में बिठाकर कॉन्गो नाम के एक अफ्रीकन कंट्री के लिए डिस्पैच कर दिया जाता है या रवाना कर दिया जाता है। तो अब स्टोरी के इस पॉइंट से मार्लो की एडवेंचरस जर्नी की शुरुआत होती है। तो मार्लो अपने इस अफ्रीका के जर्नी के दौरान वो वहाँ पर ये विटनेस करते हैं कि किस तरह से वहाँ पे जो कॉलोनाइजर्स थे या कह ले जो यूरोपियंस थे, वो वहाँ के नेटिव लोगों को ब्रूचुअली एक्सप्लॉइट किया करते थे। और किस तरह से वो सिर्फ प्रॉफिट के नाम पर वो उनसे ओवरवर्क करवाते और उनके बेसिक नीड्स को भी नेग्लेक्ट कर देते। फिर वो आगे देखते हैं कि किस तरह से एक वॉरशिप बिना किसी रीज़न के वो बस अंधाधुंध वहाँ के फॉरेस्ट में फायर कर रही होती है। और फिर जिसके बाद वो वहाँ के एक छोटे से फॉरेस्ट में पहुँचते हैं और वो वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से जो एक्सप्लॉइट किए गए ब्लैक लेबरर्स थे अफ्रीका के, वो उस फॉरेस्ट में यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं और अपने मरने का वेट कर रहे होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को पार करने के बाद मार्लो फाइनली उस कंपनी के सबसे पहले स्टेशन या कह ले उस कंपनी के सबसे आउटर स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहुंचकर उनकी मुलाकात उस कंपनी के चीफ अकाउंटेंट से होती है, जो कि उस जंगल में भी काफ़ी वेल ड्रेस और एलिगेंट दिखाई पड़ते हैं। तो वहाँ पर उस अकाउंटेंट के साथ 10 दिन बिताने के बाद मार्लो को ये पता चलता है कि उस कंपनी के जो सबसे बेस्ट आइवरी ट्रेडर हैं उनका नाम कर्ट्स है। और जहाँ देखो वहीं पर सभी लोगों के ज़बान पर बस एक ही आदमी का नाम होता है, वो है कर्ट्स का, कि कर्ट्स ऐसा आदमी है, कर्ट्स वैसा आदमी है। तो जिसकी वजह से मार्लो को भी कर्ट्स से मिलने की काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है।
तो उस आउटर स्टेशन पर पूरे 10 दिन बिताने के बाद वो फिर वहाँ से अपनी आगे के जर्नी के लिए रवाना हो जाते हैं। यानी मार्लो अब आउटर स्टेशन से निकलकर वो कंपनी के सेंट्रल स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं, जो कि घने जंगलों के बीच में लोकेटेड है। तो काफ़ी ट्रैवलिंग के बाद जब वो उस कंपनी के सेंट्रल स्टेशन या सेकंड स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, तब वहां पर उनकी मुलाकात उस कंपनी के जनरल मैनेजर से होती है, जो कि एक बहुत ही घटिया किस्म का आदमी होता है और वो पावर और पोजीशन के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो जनरल मैनेजर ही इस सेकेंडरी स्टेशन को कंट्रोल किया करता था। और वहां पर पहुंचने के बाद मार्लो को ये पता चलता है कि उसकी स्टीम शिप जो है वो एक एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो गई है, और जिसको फिर से रिपेयर करने में कम से कम 3 महीने का समय तो लग जाएगा। तो जिसकी वजह से मार्लो को अब अपने आगे की सफ़र को तय करने के लिए उसे पहले 3 महीने वेट करना पड़ेगा। तो अब जब मार्लो की शिप रिपेयर हो रही होती है, तब इस दौरान मार्लो वहाँ के लोगों से ये सुनता है कि कर्ट्स जो है वो एक ऐसा आदमी है जिसके अंदर काफ़ी सारे इम्प्रेसिव एबिलिटीज़ और टैलेंट्स है, और वो कई सारे लोगों का काम अकेले ही कर लेता है, जिसकी वजह से कंपनी को कई बार अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ है। और इसके साथ ही मार्लो उन्हें ये भी कहते हुए सुनता है कि कर्ज की हालत आजकल खराब रहने लगी है, बट फिर भी वो किसी तरह से कंपनी को आइवरी सेंड करता रहता है। तो इन सब बातों के बीच एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मार्लो उस जनरल मैनेजर और एक ब्रिक मेकर को ये कहते हुए सुनता है कि कर्ज जो है वो अब उनके रास्ते का कांटा बन चुका है, तो इसीलिए अब उसे हटाना ज़रूरी हो गया है। तो अब इतना सब कुछ जानने और सुनने के बाद मार्लो की जो एक्साइटमेंट है कर्ट से मिलने की वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब फाइनली जब मार्लो का शिप रिपेयर हो जाता है और चलने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, तब मार्लो कर्ट से मिलने के लिए वो उस कंपनी के सबसे आखिरी स्टेशन, जो कि जंगल के सबसे इनर मोस्ट एरिया में लोकेटेड है, वो वहाँ पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और इस बार मार्लो के साथ वहाँ के कुछ लोकल क्रू मेंबर्स, कंपनी के कुछ एजेंट्स और जनरल मैनेजर भी साथ जा रहे होते हैं। तो ये ट्रिप काफ़ी लंबा और डिफ़िकल्ट होने वाला था। और जैसे जैसे ये लोग जंगल की और गहराई में जा रहे थे, वैसे वैसे साइलेंस और बढ़ती जा रही थी। और कभी कभी फिर अचानक से रात को दूर से ड्रम बजने की और मंत्र पढ़ने की भी आवाज़ें सुनाई देती, पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। तो कॉन्गो रिवर में काफ़ी लंबे समय तक यात्रा करने के बाद रास्ते में उन्हें एक खाली कैबिन मिलता है, जो कि वहाँ से गुजरने वालों को फ्री में फायरवुड यानी आग जलाने की लकड़ी ऑफर कर रहा होता है। और इसके साथ ही वहाँ पर एक साइन बोर्ड भी होता है जिसमें ये लिखा होता है कि आगे सावधानी से बढ़े। तो शिप को पूरी तरह से लकड़ियों से लोड कर लेने के बाद ये लोग दोबारा से अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। पर रास्ते में काफ़ी ज़्यादा फॉग की वजह से और बाकी के डिफ़िकल्टीज़ की वजह से इनका सफ़र और ज़्यादा लंबा हो जाता है। और जैसे ही ये लोग उस कंपनी के इनर मोस्ट स्टेशन या लास्ट स्टेशन पे पहुंचने वाले होते हैं, तभी उनके शिप पर वहाँ के नेटिव लोगों के द्वारा अटैक कर दिया जाता है। और जिसके दौरान मार्लो के शिप का जो हेल्समैन होता है, यानी जो उस शिप के स्टीयरिंग्स को संभाल रहा होता है, उसको एक भाला लग जाता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद मार्लो उसकी बॉडी को वहीं कॉन्गो रिवर में पुश करके गिरा देता है। और फिर इसके थोड़ी देर बाद ही मार्लो और इसकी पूरी टीम कर्ट्स के इनर स्टेशन पर पहुंच जाती है। और वहां पर पहुंचने पर मार्लो की मुलाकात सबसे पहले एक रशियन ट्रेडर से होती है, जो कि उसे ये बताता है कि कर्ट्स की तबीयत अभी फ़िलहाल बहुत ही ख़राब है। तो जब कंपनी के जनरल मैनेजर और बाकी के लोग कर्ट्स को लेने के लिए अंदर की ओर जाते हैं, तब मार्लो उस रशियन से कर्ट्स के बारे में थोड़ी और बातचीत करने लगता है। और उससे कुछ देर तक बातचीत करने पर मार्लो को ये रियलाइज़ होता है कि कर्ट्स ने इन लोकल पीपल के नज़रों में उसने अपना एक ऐसा इमेज बना लिया है कि मानो जैसे कि वो कोई भगवान हो। और इसके साथ ही उसने अपने कैंप के दीवारों को कटे हुए जानवरों के सिर से सजा रखा था। तो जब जनरल मैनेजर और उसके आदमी लोग कर्ट्स को स्टेशन के घर से बाहर लेकर आते हैं एक स्ट्रेचर पर लिटाकर, तो फिर वहाँ के जो नेटिव लोग थे वो और कर्ट्स की मिस्ट्रेस सब मिलकर वो लोग वहाँ पर दंगा करने लगते हैं। तो फिर कर्ट्स उन्हें शांत करता है और वो उन्हें जंगल में वापस जाने को कहता है।
तो अब इसके बाद जब वो रशियन ये देखता है कि जनरल मैनेजर और उसका पूरा क्रू कर्ट्स को लेकर जाने लगते हैं, तो वो रशियन भी वहाँ से एक नाव में बैठकर वो जंगल की ओर गहराई में चला जाता है। पर जाने से पहले वो मार्लो को ये नहीं बताता कि कर्ट्स ने अपने लोगों को उनके शिप पर हमला करने का एक सीक्रेट ऑर्डर दिया है। तो शिप में बैठकर आने से पहले कर्ट्स क्या करता है, कर्ट्स रात के समय वो किसी तरह से जंगल के रास्ते वो वहाँ के नेटिव लोगों के कैंप की तरफ जाने की कोशिश करता है। पर मार्लो उसे देख लेता है और वो उसे समझा बुझाकर वो उसे किसी तरह से शिप में वापस ले आता है। बट अब इस इंसिडेंट के बाद कर्ट्स की हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो फिर मार्लो क्या करता है, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय कर्ट्स के साथ ही बिताया करता। बट कर्ट्स की हालत इतनी ख़राब होती है कि जर्नी के बीच में ही उसकी डेथ हो जाती है। बट मरने से पहले कर्ट्स अपने कुछ पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स मार्लो को भरोसा करके दे देता है। और मरने से पहले कर्ट्स के आखिरी शब्द थे, दी हॉरर, दी हॉरर। तब इन सब इवेंट्स के बाद मार्लो की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ जाती है, बट वो किसी तरह से यूरोप वापस लौट आता है और वो अपने आंट की अच्छी देखभाल के बाद वो जल्दी ठीक भी हो जाता है। तो मार्लो के ठीक होने के बाद कर्ट्स के काफ़ी सारे रिलेटिव्स मार्लो से मिलने के लिए आते हैं और जिन्हें मार्लो वो पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स वापस लौटा देता है। और जो आखिरी इंसान जिसे मार्लो विजिट करता है वो कर्ट्स की मिस्ट्रेस होती है, जो कि कर्ट्स को बहुत ही टैलेंटेड और महान इंसान समझती थी। तो इसीलिए जब वो मार्लो से पूछती है कि कर्ट्स के आखिरी शब्द क्या थे, तो मार्लो उसे झूठ बोलता है कि कर्ट्स के आखिरी शब्द उस लेडी का नाम था, क्योंकि मार्लो उसके इस फॉल्स बिलीफ को तोड़ना या ब्रेक करना नहीं चाहता था। तो इस तरह से मार्लो की स्टोरी ख़त्म होती है और स्टोरी ख़त्म करने के बाद मार्लो उस शिप में बिल्कुल शांत हो जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।